गजल का नाम लेते ही जहन में जिनका नाम आता है वो है जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह को वैसे तो इस दुनिया से गए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन उनका वो गीत जब भी कानों में पड़ जाता है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, तो ऐसा लगता है कि जगजीत सिंह की जो रूह है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास है। उतना कनेक्शन लोगों का उस गीत के साथ और जगजीत सिंह जी की सारी गजलों के साथ, सारे गीतों के साथ हो गया है कि उनका इस दुनिया से जाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। उनकी जो गजल है उसे कभी ना कभी गुनगुनाने का मौका वो जहन में आ ही जाती है और अपने आप वो गुनगुनाने का मौका हमें मिल ही जाता है। दरअसल उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली रईसों की महफिलों में वाह वाह की दात पर इतराती गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय जगजीत सिंह को जाता है। और इसी पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी ने जब ये किताब लिखी, कहाँ तुम चले गए, दास्ताने जगजीत, तो ऐसा लगा कि जगजीत हमेशा के लिए इस किताब में अमर हो गए हैं। आज हमारे साथ उन्हीं के शब्दों में जगजीत सिंह की जी कहानी बताने के लिए राजेश बादल जी मौजूद है, जो वरिष्ठ पत्रकार तो है ही। राज्यसभा में उन्होंने कई सारी जगजीत सिंह जी पर एपिसोड वाइज फिल्में बनाई जो बेहद पसंद की गई, और जगजीत सिंह की पूरी कहानी को, पूरे किस्सों को उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस किताब में लिखा है। कहाँ तुम चले गए, दास्ताने जगजीत। आज उसी पर बात होगी और चर्चा के लिए राजेश बादल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजेश बादल जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मयूरिका जी। जगजीत सिंह की जिंदगी से जुड़े किस्सों की ऐसी किताब जिसकी जरूरत उनकी चाहने वालों को बहुत ज्यादा लग रही थी, क्योंकि जगजीत सिंह ने गजल को, जैसे मैंने पहले ही कहा, प्राइवेट पार्टियां और कुछ खास लोगों की बैठक से निकालकर बड़े मंच और फिल्मी पर्दों तक पहुंचा दिया। इसलिए राजेश बादल जी ने पूरी किताब में जगजीत सिंह के ऊपर लिखे गए हर किस्से को बयान किया है बड़ी ही बारीकी से। और चर्चा की शुरुआत फिर मैं उसी सवाल से करती हूँ कि सर, जगजीत सिंह जी इस दुनिया के लिए कितने अनमोल थे और आज भी है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद मयूरिका जी। देखिए, जगजीत की जब आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के गजलों की दुनिया में कोई ऐसा गायक अभी तक नहीं आया जिसको समंदर पार, सीमाओं के पार जाकर के और करोड़ों लोग दीवानगी की हद तक उसको प्यार करते हों। मैं ये नहीं कहता कि उनके पहले गजल नहीं गाई जाती थी। जी। पहले बेगम अख्तर, या अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो मेहंदी हसन साहब, भारत में तलत महमूद साहब, काफी हद तक मोहम्मद रफी साहब ने भी, और लता जी ने भी गजलें गाई। लेकिन जो गजल गायकी का जो जो रूप, जिस तरह से उसको विस्तार दिया, उसको आकार दिया, उसको सरोकार दिया, वो काम जगजीत सिंह ने किया। और क्या ही अच्छी बात है कि जिस तरह से भारत की आजादी के समय से, अगर हम मान लीजिए, क्योंकि कई मामलों में हम 1947 का बरस जो है वो उसको एक बेस ईयर मान लेते हैं, जन्म का साल मान लेते हैं, और क्योंकि वास्तव में भारत का पुनर्जन्म भी एक तरह से उसी साल हुआ जब हम अपने लिए, अपनी आजादी के साथ, अपने अधिकारों के साथ जीना सीखे। तो उस समय जो गजल का रूप था वो एक तरह से महफिलों और दरबारों का रूप था। उससे पहले रियासतें थीं, आप जानते हैं, 600-700 रियासतें, छोटी बड़ी रियासतें इस देश में, इस मुल्क में होती थी, और उन रियासतों में गजल गाना एक परंपरा थी। और उस दौर में गजल का जो मतलब, एक पारंपरिक अर्थ जो होता था, परंपरा से चला जो आ रहा था, वो अर्थ ये था कि एक तरह से इश्किया दास्तान हो, प्रेम का एहसास हो, और खासतौर पर उसके केंद्र में महिला हो और खूबसूरती हो। तो वो एक जो गजल की परिभाषा थी, वो परिभाषा थी। उसमें धीरे 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 जो विस्तार हुआ, एक फलसफे की जो गजल होती है, जिंदगी का दर्शन जो होता है, वो हम पाते हैं कि मिर्जा गालिब साहब ने उसमें दिया। जी। और उसके बाद जो कुछ एक दौर ऐसा आया जब गजल लिखने वालों ने
जिंदगी के मसाइल मसले जो हैं वो उसमें डालने शुरू किए, और वो गजलें लिखी जाने लगी जो हिंदुस्तान के आम आवाम की, आम आदमी की, अपने दिल की धड़कनों के करीब थी। जी, और पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि ये इश्किया दास्तान थी, उसके बाद फिर ये इसमें हमारे अपने मसले शामिल हो गए, समस्याएँ शामिल हो गईं, हमारी अपनी जो मुसीबतें हैं वो भी शामिल हो गईं। फिर जैसे कि ब इस देश को जंगों का बहुत मुकाबला करना पड़ा, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो जो हालात होते हैं, कई दफ़े वो जो कलम के लोग होते हैं या लिखने वाले लोग होते हैं या शब्द सितारे जो होते हैं, उनको उस हालात का बयान करने के लिए मजबूर करते हैं। जी। लेकिन ये लिखा तो जा रहा था, हुँ, लेकिन ये गज़ल के ज़रिए, आवाज़ की दुनिया के ज़रिए, संगीत के ज़रिए आम आदमी तक पहुँच नहीं रहा था। हुँ, और देखिए 60 का दशक हम मानते हैं कि आज़ादी के बाद 10-12 साल के बाद लोगों को लगने लगा कि अ, कुछ हमारी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, इश्क के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जगजीत नाम का एक जो शख्स आया, उसने ये किया कि इस गज़ल को महफ़िलों से उठा कर के हमारे ड्राइंग रूम में पहुँचा दिया, हमारे बेडरूम में पहुँचा दिया, हमारे दिल की धड़कनों में शामिल कर दिया, और ये काम उसके दौर के पहले और उसके समकालीन जो गज़ल गायक थे, किसी ने नहीं किया। तो ये जी, एक ऐसी अद्भुत और अनमोल देन है जगजीत की, जिसके लिए मुझे लगता है कि जब तक ये जहाँ रहेगा और गज़ल गाई जाती रहेगी, जगजीत उसमें हमेशा शिखर पर रहेंगे, क्योंकि देखिए करीब-करीब 15 साल उनके जाने को होने को आए, और 15 साल के बाद भी आज जगजीत वहीं बैठे हुए हैं, जहाँ वो इस दुनिया को छोड़ के गए थे। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जब किताब ये मैं पढ़ रही थी सर, मुझे ऐसा लगा कि बहुत बारीकी से सब कुछ लिखा गया है, बचपन से लेकर कैसे वो मुंबई आए, कैसे उन्होंने अपने सफ़र सफ़र की शुरुआत की, कैसे सुरों के जादूगर बने और किस तरह से पिताजी और उनके गुरुजी रियाज़ करवाते थे, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे दर्शकों को भी हम ज़रूर कुछ ना कुछ बताते हैं कि कैसे परिवार से ताल्लुकात रखते थे और कैसे सुरों के जादूगर अचानक से बन गए। पहले इससे पहले तो फिर आपको ये जानना होगा, क्योंकि ये अगर इस किताब की वजह कोई थी, तो हुँ। फिर मेरा रिश्ता कैसे जगजीत से बना? जी, जी, तो बिल्कुल। उसमें मैं ये पाता हूँ कि जैसे मैंने अभी कहा कि जगजीत हर उस संवेदना को पकड़ते थे, जो हमारे आपके दिल की धड़कनों में शुमार होती थी। जी। मैं रेडियो में अनाउंसर था, आज से करीब आप मान के चलें कि ये 78-79 की बात है, तो यानी 48 साल पहले की बात है, 47-48 साल पहले। तो एक रिकॉर्ड मुझे मिला, और उसमें वो एक गज़ल थी, वो जो रिकॉर्ड था वो अनफॉरगेटेबल था। तो मैंने पहली दफ़े जगजीत को सुना, और जी। आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं ऐसा दीवाना हो गया उसको सुन के कि हुँ। दिन-रात मेरे सोते हुए भी वो रिकॉर्ड चलता रहता था। जी, जी, जी। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि मैं जब पूर्णकालिक नौकरी मैंने शुरू की और पत्रकारिता और लेखन को अपनाया, तो 1-2 साल में ही मुझे जगजीत से मिलने का मौका और उनको साक्षात्कार करने का अवसर मिला। जी। तब तब उनका जो एक लेटेस्ट नाम का एल्बम था, आया ही था, और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म थी, जो हम लोग अभी भी खूब बड़ा, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, अगर बहुत आपने सुनी बढ़िया। हो तो। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उसने भी मेरे ज़हन पे वही असर डाला था। तो जगजीत से मेरी दोस्ती वहाँ से शुरुआत हुई। परिचय की दोस्ती तो क्या, वो एक सितारे थे उस वक़्त, और जी, मैं तो जी। एक एक नवोदित पत्रकार था और जो संगीत का प्रेमी था। तो उनके जीवन की, मतलब आखिरी समय से कुछ पहले तक हम दोनों का परिचय, मुलाकातें, बातचीतें, साक्षात्कार, ये सब चलते रहे। तो जी। मैं उनके जीवन पर एक फ़िल्म बनाना चाहता था, क्योंकि तब उस समय मैं सक्रिय टेलीविज़न में था। राज्यसभा टेलीविज़न जो पार्लियामेंट का चैनल मैंने शुरू किया था, मैं उसका हेड था, जी। और उस समय मैं उन पर एक फ़िल्म बनाना चाहता था। और मैंने उनसे कहा कि एक स्टूडियो में लंबा इंटरव्यू हो जाए, तो बड़े मुस्कुराए और कहा कि बिल्कुल हो जाए।
हुँ, और इसके बाद बोले लेकिन अभी मैं देहरादून जा रहा हूँ, देहरादून से लौट के आता हूँ फिर करते हैं। जी, और अफ़सोस की बात ये है मयूरिका जी कि फिर वो देहरादून से लौट के फिर आए नहीं, फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, मुंबई चले गए, सीधे मुंबई चले गए और फिर वो इस दुनिया से को उन्होंने अलविदा कह दिया। तो उसके बाद फिर मेरी 1-1 घंटे की 5 फ़िल्में बनी और उसके बाद जब देखा मैंने कि उनके जाने के कई साल बाद तक इस देश ने हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं, बात-बात में जगजीत करते हैं, बात-बात में जगजीत को याद करते हैं, लेकिन ना तो हम कोई कार्यक्रम कर पा रहे हैं, ना इस देश ने, ना किसी संगीत की यूनिवर्सिटी ने उनके गायन शैली को लेकर कोई पीएचडी का सिलसिला शुरू किया, ना उनको कोई किसी पाठ्यक्रमों में स्थान मिला, ना उनकी इस याद में कोई बहुत बड़े-बड़े जलसे हुए। तो बड़ी ये मेरे गले मतलब एक कह सकते हैं कलेजे में फांस की तरह चुभ रहा था और जी, मैंने कहा कि अब इनके जीवन को, इनकी ज़िंदगी को 5 घंटे में तो समेटना बड़ा मुश्किल था, फिर भी किसी तरह से मैंने उन 5 फ़िल्मों में समेटा। लेकिन हुँ, एक किताब के ज़रिए आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे उनके जो जो उनके बहुत सारे रूप थे, वो उस फ़िल्म में नहीं आ पाए थे। जी, जी, तो इसलिए ये किताब फिर आई और हुँ, किताब के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि जहाँ-जहाँ जगजीत रहे, वहाँ मैं गया। जो लोग उस समय तक जीवित थे, इस किताब के हाँ, लिखे जाने तक, जो जी, जगजीत के साथी थे, मैं उनसे एक-एक करके उनसे मिला। मैं जी, जी, गंगानगर गया जहाँ उनका जन्म हुआ, मैं जालंधर गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली में तो था ही और जी, उसके बाद मुंबई गया, फिर राजस्थान जयपुर गया। तो कोई मैंने ऐसा परिचय का जिसके पास थोड़ा-सा भी अनुभव था या जो उनसे मुलाकात थी, वो छोड़ा नहीं। जी, और जी, इसलिए कि मैं चाहता था कि हुँ, जगजीत की एक प्रामाणिक दस्तावेज़ आए, जीवनी तो हो, जी, मगर जी, वो ऐसी जीवनी हो जो उस मतलब एकदम ऑथेंटिक हो। जी, हमारे बिल्कुल। यहाँ इस तरह से जीवनियाँ लिखने का रिवाज अभी है नहीं। हुँ, हम हुँ, अपने पूर्वजों को, पुरखों को इसलिए भूलते जाते हैं और जी, मैं कह सकता हूँ कि हम इसलिए अपने इन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता नहीं, हुँ। बल्कि कृतघ्नता दिखाते हैं। यानी पूरा रिसर्च आपने किया और उस रिसर्च के बाद आप और कुछ-कुछ उनके साथ जुड़ते गए। वैसे मुझे पता है कि आप संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं और हमेशा संगीत ही आपकी ताकत रहा है और इसीलिए संगीत तो आपको पसंद था ही और जगजीत सिंह जी भी इतने ज़्यादा पसंद आने लग गए। उनके बचपन के बारे में बात कर रहे हैं आप, मुंबई के संघर्ष उनके थे, वो सारी चीज़ें भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी सर। देखिए उनका जन्म राजस्थान में एक ज़िला है श्रीगंगानगर, जी। पाकिस्तान की सीमा पर है। उनके पिता नामधारी सिख थे हुँ, और कट्टर सिख थे और सिखी की सारी शिक्षाओं पर अमल करते थे। जी, तो वो लेकिन संगीत में उनकी भी दिलचस्पी थी जी। और वो चाहते थे कि उनका जो बेटा जगजीत बने तो आईएएस, वो हुँ, कलेक्टर बनाना चाहते थे। जी, जी। लेकिन वो सच्चा सिख रहे और गुरुद्वारों में अपना गुरबानी का पाठ करे, लोग उसकी भक्ति और शक्ति का से प्रभावित हों, कुछ ऐसी मंशा उनकी थी। जी। तो ये अपने परिवार में हुँ, तीसरे नंबर के थे, मतलब सबसे बड़े भाई जसवंत सिंह जो थे, वो अभी भी हैं, जयपुर हुँ। में रहते हैं, रिटायर्ड हैं। उस वो भी गाते हैं, अभी भी गाते हैं हारमोनियम पर। जी, जी, जी। और फिर जगजीत, उसके बाद छोटे भाई उनके करतार सिंह, हुँ, जो अभी दिल्ली में रहते हैं, वो भी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। जी, और गज़ल के तो बड़ी बढ़िया जगजीत की गज़लें तो मैं क्या कहूँ कि वो कितना अच्छा गाते हैं वो। जी, और उसके बाद उनकी जो बहनें 2 बहनें हुआ करती थीं। अब मैं उनके बहुत साल से उनके संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन वो भी अच्छा गाती थीं। मैं जी। उनसे भी मिला था एक बहन से। हुँ, तो ये सब बचपन है, लेकिन बचपन उस दौर का हिंदुस्तान आप कल्पना करिए हुँ, कि अंग्रेज़ लोगों हम 200 साल का की गुलामी के बाद भागे-भागे हैं और हुँ, हमारे देश को इस तरह से लूट कर, चूस कर गए कि हमारे देश के हर नागरिक के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना एक बहुत बड़ी समस्या थी, चुनौती थी। जी, तो नौकरी की तलाश में या खेती से इतना अन्न उपजाएँ या व्यापार या कारोबार करें, कौन-सा कारोबार करें, कैसा कारोबार करें, ये हर घर के अंदर ये एक चर्चा का विषय होता था। जी, ऐसे माहौल में आप कल्पना कर सकती हैं कि
गीत, गजल, चित्रकला, पेंटिंग, कहानी, उपन्यास, ये सब जो है, इसको कोई जाहिर सी बात है फुल टाइम जॉब नहीं बना सकता था। जी। तो जगजीत के पिताजी ने ये एक उनको हारमोनियम खरीद के दिया, और एक छगनलाल शर्मा जी थे गंगानगर में, जी। उनके पास बहुत सख्त गुरु थे शास्त्रीय संगीत के। उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को संगीत की शिक्षा दें। तो जी। छगनलाल जी तैयार हो गए, और छगनलाल जी वाकई में इतने इतने सख्त शिक्षक थे कि एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ उनके शिक्षण का, कि वो अंधे थे, मतलब उनको दिखाई नहीं देता था, और वो खड़ाऊं पहनते थे। खड़ाऊं आप जानते हो, लकड़ी की जो पैरों जी। में जो जी। पहनी जाती थी पहले जमाने में। हुँ। तो एक बार वो फिल्म संगीत से नफरत करते थे। जी। अब ये देखिए पीढ़ियों का अंतर होता है, उस समय आजादी के बाद का, लेकिन जो आजादी के बाद का हमारा संगीत है वो भी अद्भुत है, मीठा है, और जी। शब्दों की ताकत उस संगीत में दिखाई देती है। तो बिल्कुल। वो जो है जगजीत, जब वो खाना खा रहे थे तो जगजीत तब तक एक उसमें हारमोनियम पर एक गीत गाने लग गए। हुँ। उनके साथ में एक सागर शर्मा हैं, अभी भी हुँ। वो श्री गंगानगर में रहते हैं। वो जगजीत के साथ पढ़ते थे, तो वो तबले पर साथ देने लगे, और जगजीत हारमोनियम पर, और वो जी। गा रहे थे फिल्म सीमा का गीत, जो हम लोग भजन जैसा मानते हैं, तू प्यार का सागर है, जी। तेरी जी। एक बूंद के प्यासे हम, हैं? हुँ। तो ये कहीं से भी कोई अश्लील नहीं है, कोई प्रेम जी। गीत नहीं है, हुँ। लेकिन छगनलाल जी ने जैसे ही सुना कि ये तो फ़िल्मी गीत गा रहा है, तो हुँ। आवाज़ के आधार पर उन्होंने खड़ाऊँ उठा कर के जगजीत को मारी, और अच्छा। वो उनके माथे पर लगी। कई दिनों तक हल्दी चूने का लेप उनकी माताजी करती रहीं, और तब जाकर के वो ठीक हुए। लेकिन मतलब वो उसके बाद जगजीत ने जब तक उनसे सीखा, फ़िल्मी गीत नहीं गाया। जी, अलबत्ता फ़िल्मी गीत गाते थे वो, हुँ। और उनकी आवाज़ में बड़ा था, क्योंकि जब उन्होंने सीख लिया, हुँ। तो एक सीमा तक, तो फिर उसके बाद एक मुस्लिम संगीत शिक्षक थे, जमाल खां साहब। जी। जमाल खां साहब भी बड़ा अच्छा, वो कहते हैं कि वो ब मतलब जो वंशज उनको माना जाता है कि वो तानसेन के वंशज थे, या कोई कोई उस वक़्त, अ, लेकिन बहुत अच्छा जानते थे वो। जी। जी। तो जी। जमाल खान साहब से शर्त हुई कि रोज़ एक शराब की बोतल, साल भर में एक उनको अचकन, शेरवानी, सूट, एक 1 लीटर दूध रोज़, हुँ। दही, हुँ। और हुँ। इस तरह से और पैसे का कुछ ₹9 या ₹20 महीने के कुछ देने की बात थी। अब जगजीत के पिताजी तो सच्चे सिख थे, जी। तो शराब की तो बात कैसे करें? हुँ। तो बाकी तो सब वो मान गए, अब शराब का इंतजाम कैसे करें? नहीं तो जमाल खान साहब सिखाने को तैयार नहीं। अच्छा। तो एक रिश्ते के मामा थे हुँ। जगजीत के, हुँ। वो श्री गंगानगर में पुलिस में थे। हुँ। 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 तो जगजीत के पिताजी ने कहा कि भैया आप जानो, जी, और ये बेटे को संगीत तो सिखाना है, और जमाल खान साहब से सिखाना है। मतलब इस तरह की कीमत चुकानी पड़ती थी, वो ज़माना था चुकानी वो। पड़ती थी, जी। तो जब उस जो मामा जी थे, मामा हुँ। जी ने कहा कि अच्छा आप चिंता मत करो, मैं जी। 1 बोतल शराब रोज़ इनको देने का वादा करता हूँ। अच्छा। तो उस तरह से जगजीत के सुरों का प्रशिक्षण हुँ। शुरुआत हुई। जी। मैं उस घर को देख के आया हूँ जिस घर में ये प्रशिक्षण होता था, हुँ। और उस अब तो खंडहर जैसा था जब मैं गया, जी। लेकिन जगजीत की पक्की ट्रेनिंग हुई। हुँ। हुँ। तो मैं इसलिए भी कि क्योंकि जितना आप बात करेंगे वो समय उनके लिए कम है। बहुत जी। सारे प्रसंग मैं उनके बचपन के छोड़ रहा हूँ, हुँ। लेकिन मैं संगीत से जुड़ी हुई चीज़ें ही आपको बताता हूँ कि फिर एक बार क्या हुआ, ये गुरुद्वारों में जाते थे, हुँ। गुरबानी गाते थे, और उनकी गुरबानी पर सारी सिख संगत जो है मोहित हो जाती थी, सम्मोहित हो जाती थी। जी। जब कभी शोभा यात्रा निकला करती थी किसी गुरुजी की, उसमें तब उसमें जगजीत गाते थे, और सारे सिख समुदाय जो था, उसमें उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो पिताजी बड़े खुश होते थे। जी। ऐसे लेकिन जब वहीं गंगानगर में पढ़ रहे थे, तो एक बार एक कॉम्पिटिशन हुआ
कॉलेज का कोई जो जो स्कूल का जो वार्षिक उत्सव था, जी। तो उसमें उन्होंने गाया। हुँ। आपको याद है एक बैजू बावरा फ़िल्म आई थी बिल्कुल, बिल्कुल और याद है। हाँ, हाँ, जी, ओ दुनिया के रखवाले, वो दुनिया सुन के दर्द रखवाले। भरे मेरे नाले। तो जी। ये उन्होंने गाया हुँ। और सिखों में एक परंपरा होती है कि जब किसी को दाद देना होता है, तो या तो जयकारा लगाते हैं जो बोले सो निहाल जी, और बिल्कुल। या वो सिक्के की बौछार करते थे। हुँ, 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 तो जगजीत साहब ने मुझे बताया कि वो सिक्के जो है उनको करीब-करीब 27-28 रुपए के सिक्के मिले। हुँ, तो बहुत बड़ी रकम होती थी उस ज़माने में हुँ, और जगजीत ने फिर वहाँ से उनको हौसला बढ़ा। फिर वो गाने लगे, कुछ फ़िल्मी गीत थे क्योंकि प्रशिक्षण पूरा हो गया था, तो हुँ, फ़िल्मी गीत गाने लगे। हुँ, अब आगे पढ़ाई के लिए गंगानगर में कॉलेज नहीं था, तो उनके बड़े भाई जो थे अच्छा पिताजी ने वो हारमोनियम जो लेके दिया था, वो भी जी। किस्तों में लेके दिया था, इतना पैसा नहीं अच्छा, था। तो अच्छा। वो जालंधर गए, जालंधर ग में उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया। हुँ, उनके बड़े भाई बताते हैं जसवंत सिंह जो अभी जयपुर में रहते हुँ, हैं, तो कि हम लेके गए उनको, तो बड़ा उदास था जगजीत और लेकिन अच्छी बात ये थी कि जगजीत के साथ में अ, और जालंधर का एक ऐसा रिश्ता था कि देखिए जालंधर के केएल सहगल साहब भी थे जी, और जालंधर में संगीत की एक अच्छी पक्की ट्रेडिशन परंपरा थी। जी। तो जगजीत जो है उस वहाँ पे गाना उन्होंने सीखा और वहाँ मतलब आकाशवाणी केंद्र था, ऑल इंडिया रेडियो था। जी। तो उस ऑल इंडिया रेडियो में उनको गायकी का जो जो एक ऑडिशन जो होता था, उसमें वो बैठे और पास हो गए, तो बड़े लोकप्रिय हो गए वहाँ पे। हुँ, हॉस्टल में कोई कार्यक्रम होता था, कॉलेज में कोई कार्यक्रम होता था, तो उनके एक प्रिंसिपल थे सूरज भान, वो उनको जगजीत को बुलाया करते थे, बहुत लाड़ करते थे, चाहते थे। जी, देखिए उस समय उस दौर के शिक्षक भी ऐसे होते थे। जी। तो सूरज भान साहब ने उनको बहुत संरक्षण दिया। जब जालंधर की पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, तो पिताजी तो वही चाहते थे कि ये आईएएस बने। तो अब आईएएस बनने के लिए तो फिर और आगे पीजी करना पड़ेगा, हुँ, स्नातकोत्तर जिसको बोलते हैं, एमए, जी, एमएससी ये जो करना पड़ेगा। जी। तो जगजीत ने फिर कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया। अब कुरुक्षेत्र में एडमिशन इसलिए लिया, वो जो प्रिंसिपल सूरज भान थे वो वहाँ कुरुक्षेत्र आ गए थे शायद प्रिंसिपल होके ही और या वाइस चांसलर होके। तो जी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एडमिशन लिया और कुरुक्षेत्र में उन्होंने पीजी करने का प्रयास किया लेकिन जो तकलीफ हुई कि संगीत का जो शौक था, हुँ, वो उसके नाते वो पीजी उस तरह से पूरा कर नहीं पाए। लेकिन तब तक जवान हो गए थे, गंगानगर में थोड़े बहुत 2-3 प्रेम प्रसंग हो गए थे, हुँ, तो जालंधर में भी एक हो गया था, तो हुँ। वो लड़की भी कुरुक्षेत्र आ गई थी। तो कुरुक्षेत्र में ये अपने कॉलेज में गाया करते थे और उनका गायन इतना लोकप्रिय हुआ कि इस बच्चे वहाँ पे लोगों के बीच में वो जो है, वो हो गए बहुत पसंद किए जाने लगे। अब क्या हुआ जी। कि जो लड़की जो आई थी वहाँ जालंधर से उनके पास, तो उस लड़की ने अम, उस लड़की का कोई एक और बॉयफ्रेंड रहा होगा जो भी हो, तो वो जी। क्योंकि जगजीत ने बड़े सकुचाते मुझे ये कहानी हुँ, बताई हुँ, थी। हुँ। जी। तो जब उस लड़की को पता चला कि अब जगजीत आ गए हैं, तो उसका जगजीत के साथ मेल-जोल बढ़ गया। हुँ, तो जो लड़का था वो बड़ा दुखी हुआ जो पहले वाला था। तो उसने किराए मतलब कुछ लड़कों को नौजवान लड़कों से कुछ पैसा-वैसे दिए कि इस हुँ, लड़के को सुधार दो। हुँ, हुँ। तो वो सारे जो लड़के थे, वो हॉकी लेकर के मारने के लिए कि आज इसको निपटा दें, जान से मार डालेंगे। जी, जी, जी। गए वहाँ कॉलेज में, तो जब कॉलेज में गए तो बताया कि ये लड़का है जो गाना गा रहा है। हुँ, मंच पे गा रहे थे जगजीत, हुँ, हुँ। वो किशोर कुमार का कोई गीत गा रहे थे। और किशोर कुमार का गाया, फिर हेमंत कुमार का गाया, तो जो लड़के गए थे, हुँ, उनको वो गायन बड़ा पसंद आया और अरे! उन्होंने कहा मैं हम तो इस लड़के को नहीं मार सकते। उन्होंने जो भी वादा किया था, जो करार किया था मारपीट के बदले पैसे लेने का, वो सब वापस किया और जी। जगजीत से फिर दोस्ती की। तब जगजीत को ये किस्सा पता चला कि उनके नाम पर ऐसा हुआ था। हुँ, हुँ, बहरहाल, हुँ। तो ये यहाँ जगजीत का सफ़र अब मुंबई से यानी माया नगरी से रिश्ता कैसे जुड़ता है,
वो जी, उनको लगता था, आपको याद है एक दौ आप हम लोगों आपको क्या याद होगा, हम हमारे से भी थोड़ा-सा पहले जी, का दौर था वो। हुँ, लड़के-लड़कियाँ बॉम्बे में फ़िल्मों से इतने दीवाने हो गए थे कि जी, घरों से भाग जाया करते थे। जाते थे। जी, लड़कियाँ जी, भाग जाती थी हीरोइन बनने के लिए, लड़के भाग जाया करते थे। तो हुँ, जगजीत भी भाग गए। अच्छा, घर में बिना किसी को बताए, हुँ, बिना टिकट भाग लिए। हुँ, और ट्रेन में जब टीसी-वीसी आता था चेक करने के लिए तो कभी शौचालय में चले जाते थे, तो कहीं कुछ इधर-उधर भाग जाते थे। तो हुँ, इस तरह से वो बॉम्बे पहुँचे। जी, बॉम्बे में कुछ दिन कोशिश की, बात दाल नहीं गली और हुँ, यहाँ तक कि भूखों मरने की नौबत आ गई। हुँ, तो अब कैसे बताएँ घरवालों को, तो पता नहीं, घरवाले सोच रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा है। जी, जी, तब जी, जाके उन्होंने घर पे एक तार भेजा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बम्बई आ गया था और मुझे जो है कुछ पैसे भेजो, हुँ, तब हुँ, मैं आना चाहता हूँ, लौटना चाहता हूँ। तो उस जो तार उन्होंने भेजा अपने घर को, हुँ, उसमें मज़मून तो पूरा लिख दिया, हुँ, लेकिन पैसे कहाँ भेजें, मनी ऑर्डर कहाँ भेजें, वो जी, ये एड्रेस लिखा ही नहीं। जी, अब जब जी, वो एड्रेस नहीं लिखा, तो घरवाले भी परेशान और ये हुँ, भी परेशान कि अभी तक पैसा नहीं आया। फिर वो किसी तरह से जुगाड़ करके कुछ कैसे भी वापस आ गए हुँ, और फिर कुरुक्षेत्र में रहने लगे। लेकिन दिल में तो बम्बई छा गई थी। फिर जो है कुछ दिन के बाद, साल, डेढ़ साल किसी तरह से काटा। अब की हुँ, बार वो तैयारी से गए अच्छा, और हाँ, हुँ, पैसा नहीं था तो देखिए, मैं कहता हूँ कि देखिए मयूरिका जी, ईश्वर को हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। जी, लेकिन हमारे आपके ज़हन में, दिमाग में हुँ, ऊपर वाले की कल्पना क्या है? जी, ऊपर वाले की कल्पना यही है ना कि जो हमारा सबका कुशल-मंगल चाहता है, हुँ, हमारी हुँ, सबकी भलाई चाहता है, वही तो ईश्वर जी, बिल्कुल, है ना? तो जो आपको जीवन के कई, मैं कह सकता हूँ कि कई बार ऐसे ईश्वर के कुछ अंश आपके और हमारे जीवन में आते हैं, रूप आते हैं, जी, जो वो ईश्वर ही होते हैं। हरदमन सिंह भोगल थे लुधियाना में, जी, उनकी साइकिलों की दुकान थी। अच्छा, मैंने जो अभी ईश्वर की बात कही, तो हुँ, उन्होंने जगजीत से कहा कि भाई जगजीत, तू जो है हुँ, बॉम्बे जा, तेरा जी, गला तो बॉम्बे लायक है। हुँ, तो हुँ, हुँ, जगजीत ने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसा-वैसा है नहीं, पिछली बार गया था, भाग के आ गया हूँ। जी, बोले नहीं, जी, अब तू जा। हुँ, तो वो उसने कहा कि पैसे का इंतज़ाम मैं करूँगा। कोई देखिए कोई रिश्ता नहीं। जी, और हरदमन सिंह गोगल हुँ, ₹100 हर महीने भेजते रहे उस जी, दौर में, 60 के दशक में। जी, तो ये एक, मतलब शायद ये आने वाले हम किस्से में मैं जब बताऊँगा, जी, तो मैं कहूँगा कि जो इस तरह से ईश्वर का एक अंश, एक फरिश्ते का रूप हुँ, जगजीत के भीतर कैसे आया। तो जी, वो हरदमन प्रेरणा सिंह भोगल, जी, भोगल जो साहब जो है, बम्बई हुँ, में ये रहने लगे, एक लॉज में रहने लगे, फिर चक्कर लगाने लगे, वो ₹100 से इनकी गृहस्थी चल जाती थी, भूखों मरने की नौबत नहीं आई। हुँ, और वो एक लंबी कहानी है, लेकिन जी, मैं थोड़ा-सा कट शॉर्ट करूँगा कि अब वहाँ संघर्ष इस बात का था कि इनकी आवाज़ के चर्चे तो दूर-दूर तक हो गए, बम्बई जानने लगी इनको, जी, जी, क्योंकि ये बर्थडे पार्टीज़ में गाते थे, हुँ, हुँ, जन्मदिन की महफ़िलों में जाते थे, जी, शादियों जी, में गाते थे और भी इस तरह के जो छोटे-छोटे हम लोग बुला लेते हैं ना कई बार अपने हाँ, घरों बिल्कुल, में, हुँ, ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला लेते हैं, कभी कोई सिंगर बुला लेते हैं। तो हुँ, उस दौर में ये होता था, तो ये अपना गले में हारमोनियम टाँगे हुँ, और ये जाया करते थे और गाते थे। तो थोड़ा बहुत पैसा-वैसा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने बियर-वियर पिला दी और अपने चले आते थे। मौका कोई नहीं देता था, अवसर जी, कोई नहीं देता था। हुँ, तो पार्टियों से मेरा मतलब ये नहीं कि पार्टियाँ किसी भी पार्टी, उन पार्टियों में राज कपूर होते थे, उन पार्टियों में पृथ्वीराज कपूर होते थे, उन पार्टियों में तमाम दिलीप कुमार, सुनील दत्त, बड़े-बड़े कलाकार जो थे उस दौर के थे, बलराज साहनी, वो सब होते थे। हुँ, सुनते थे, गले की तारीफ करते थे, गज़लों की तारीफ करते थे, गायन की तारीफ करते थे, लेकिन मौका कोई नहीं देता था, काम हुँ, कोई नहीं देता था। हुँ, ऐसे में इनकी ज़िंदगी में फिर एक मोड़ आया जी, और एक एचएमवी नाम की एक कंपनी होती थी जो आजकल सारेगामा हो जी, गई है। हुँ, 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 एचएमवी ने एक इनको अवसर दिया और इनकी 2 गज़लें
एक उस आपने अगर देखा हो तो पहले एक रिकॉर्ड प्लेयर पर वो छोटे काले तवे करते थे। घुमा करते थे और वो गायन होते थे। तो वो बिल्कुल। 2 तरह हम लोगों ने रेडियो में बजाए हैं। हुँ, एक ईपी होता था और एक एलपी होता था। तो जी। ईपी छोटा होता था, एलपी बड़ा होता था। हुँ, हुँ, ईपी हुँ। में एक साइड में 2 गज़लें आती थी और दूसरे साइड में भी 2 गज़लें आती थी। जी, तो एक साइड में 2 गज़लें इनकी थी और दो दूसरी साइड में 2 गज़लें एक एक और ऐसे ही गायक थे सुरेश राजवंशी जी। वो थे। तो हुँ, उनकी गज़लें आईं। तो वो रिकॉर्ड बहुत लोकप्रिय हुआ और लोग वो अपने ड्राइंग रूम में सुना करते थे। तो वो उससे लोगों ने नोटिस किया कि एक ऐसा गला, ऐसा सुर आया है और तब जाकर के इनको प्रतिष्ठा मिलने लगी। इसी बीच में वहाँ पे भी फिर इनके और इन्होंने अपना एक ऑर्केस्ट्रा जैसा समूह बना लिया और उसमें अ वहाँ पे मंच पे जाते थे। विदेशों में भी 1-2 मौका मिला तो गए। तो उस समय ये किशोर कुमार के वाले स्टाइल में स्टेज पर उछल-कूद करते थे, जी। गाते थे, डांस करते हुए गाना गाया करते थे। फ़िल्मों के गाते थे। हाँ, हाँ। मुकेश के, रफ़ी के किशोर कुमार के, तो जी, ये गाने गाते थे। और इन गानों के से उनको 4 पैसे भी मिलते थे। इसी बीच में यहाँ अब आप एक सवाल चाहें तो मुझे कर सकती हैं कि जी। उनकी ज़िंदगी में चित्रा सिंह कैसे आईं? हाँ, ये तो सवाल क्योंकि मेरा यहाँ अगला था ही। जी। उनके निजी जीवन पर तो ज़रूर हम बात करेंगे ही, लेकिन ये जी। एचएमवी वाला जो उनका उनका उन्हें जो ब्रेक थ्रू मिला, वो कैसे क्रैक हुआ और फिर वो इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए, ये जानने की मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। चित्रा सिंह ने आकर जगजीत सिंह के जीवन में क्या कमाल किया? आगे की बातचीत सुनिए राजेश बादल जी की जुबानी कल शाम 5 बजे सिर्फ वीएनएम टीवी पर।